आज से 2 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी मिशन कर्नाटक पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन इससे पहले पीएम तेलंगाना और तमिलनाडु भी जा रहे हैं। वो इन 3 राज्यों को हजारों करोड़ की कई सारी योजनाओं की सौगात देंगे। कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास होगा तो कुछ का उद्घाटन। सबसे पहले वो हैदराबाद में सिकंदराबाद से तिरुपति जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की एक सभा होगी जिसे वो संबोधित करेंगे। इसके बाद आज दोपहर में प्रधानमंत्री चेन्नई पहुंचेंगे, जहां वो विकास योजनाओं से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। देर शाम वो कर्नाटक पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद पीएम कल कर्नाटक में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लड़ाकू विमान सुखोई में उड़ान भरेंगी। सुबह 9:15 पर वो तेजपुर बेस पहुंचेंगी। सुबह 10:15 पर वो सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल असम में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक हाथी को फल भी खिलाए। गज उत्सव 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हाथियों के मार्गों का संरक्षण करना जरूरी है। इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 9 अप्रैल को आ सकती है, जबकि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट निकाल चुकी है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी कैसे दूसरी पार्टी के नेताओं पर भी दांव लगा रही है और क्या है उसकी पूरी चुनावी रणनीति, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठक कर रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुक्रवार को और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 9 अप्रैल को होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली जा सकती है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने संकेत दिया है कि अगर दूसरी पार्टियों से भी अच्छे नेता आएंगे तो उनको टिकट दिया जा सकता है। 9 तारीख तक हमारा भी सूची आ जाएगा, लेकिन सूची कब आता है इसका सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हम पूरा तोल मोल के हम अच्छे जो हमारा कैंडिडेट है, और अगर दूसरी पार्टी से अच्छे आदमी तो उनको भी मिल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए एनी लेवल किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो बहुत बार ये उदाहरण सहित हमारे सामने है। जैसे एसडीपीआई पीएफआई के जो क्रिमिनल्स थे, वो सब क्रिमिनल केस 175 क्रिमिनल केसेस विथड्रॉ कर दिए थे सिद्धरामैया ने। ये क्या इससे आप क्या समझते हैं? कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यही एक उदाहरण है। इसीलिए सत्ता के लिए क्रिमिनल्स को भी देते हैं। कर्नाटक में बीजेपी के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, सत्ता में रहने से होने वाला नुकसान। दूसरा, भ्रष्टाचार पर लगातार उठ रहे सवाल। हालांकि शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी और गुरुवार को AK एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी को शामिल कराकर बीजेपी कांग्रेस को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी कर्नाटक की सियासी लड़ाई आसान नहीं है। हम बहुत ही एक प्रो इनकम्बेंसी गवर्नमेंट और प्रो इनकम्बेंसी वेव देख रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि 60 साल के कांग्रेस जेडीएस के एक्सप्लॉयटेशन के बाद बीजेपी को इस बार एक क्लियर डिसाइसिव मेजॉरिटी मैंडेट मिले। तो मैं मानता हूं कि 150 सीट हम जीतेंगे। दक्षिण राज्यों के इकलौते सियासी गढ़ कर्नाटक को बचाने के लिए बीजेपी कई नई रणनीति पर विचार कर रही है। नई दिल्ली से कानन पात्रा और अखिलेश शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सरकार अब फेक न्यूज पर लगाम लगाने की तैयारी में है। इसके लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई जा रही है। एनडीटीवी से बात करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार अगर किसी खबर को फेक न्यूज करार देती है तो उसे फिर ऑनलाइन नहीं चलाया जा सकता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे प्रेस की आजादी को कुचलने वाला कदम बताया है। इंटरनेट पर फेक न्यूज की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने आईटी रूल्स 2021 में अहम संशोधन किया है। अब वो एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएगी जिसके आदेश ऑनलाइन मीडिया को मान्य होंगे।
सरकार के इंफॉर्मेशन और डेटा को फैक्ट चेक करने के लिए। जी, तो ये फैक्ट चेकिंग यूनिट जो आप सेटअप करेंगे ये गवर्नमेंट की ही बॉडी होगी? हाँ जी, जो रेगुलेट करेगी कि गवर्नमेंट के बारे में जो कंटेंट है वो सही है, गलत है, फेक है या रियल है। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये गवर्नमेंट का ही बॉडी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के डेटा के बारे में फैक्ट चेक करना बाहर को कोई एंटिटी के लिए इम्पॉसिबल होगा। तो सरकार के पास ही फैक्ट होंगे, सही फैक्ट क्या है, गलत फैक्ट क्या है, तो ये सरकारी फैक्ट चेकिंग यूनिट होगा। लेकिन ये काम करेगा बहुत रिस्पॉन्सिबली, बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत अकाउंटेबिलिटी के साथ। आईटी रूल्स 2021 में किए गए नए संशोधनों के मुताबिक फैक्ट चेकिंग यूनिट ये देखेगी कि किसी इंटरनेट साइट पर भारत सरकार से जुड़ी कोई फेक न्यूज तो नहीं चल रही। वह ऐसी भ्रामक खबरों के बारे में इंटरनेट साइट को जानकारी देगी। अगर साइट ने फिर भी खबर नहीं हटाई तो उस पर केस चल सकता है। आप ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि एक तरह से मीडिया का सेंसरशिप के लिए ये सरकार लेकर आ रही है, इस तरह के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें देखिए आरोप तो कोई भी लगा सकता है और इसमें कोई हम डेमोक्रेसी हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई मिसइंफॉर्मेशन इज नॉट अ बैटल अगेंस्ट फ्री स्पीच। और हम पहले सरकार हैं जिन्होंने आईटी रूल्स में स्पष्ट रूप से डाला है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का कभी भी उल्लंघन नहीं होगा। तो ये कोई बाइनरी नहीं है कि मिसइंफॉर्मेशन को हम जब टैकल करते हैं उसका फ्री स्पीच पे कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इन नए आईटी नियमों की कड़े शब्दों में आलोचना की है। एडिटर्स गिल्ड का कहना है फेक न्यूज के नाम पर सरकार अपने हाथ में पूरी ताकत ले रही है। वही तय करेगी कि कौन सी खबर फेक है और कौन सी नहीं। नए नियमों में उसके फैसले को चुनौती तक देने का प्रावधान नहीं है और इससे मीडिया की स्वतंत्रता कमजोर होगी। समझते हैं कि फेक न्यूज बहुत एक विकराल सा इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, लेकिन इसको इफेक्टिवली डील करने के लिए आइडियल बात तो ये होगी कि अगर हमारे पास एक डेडिकेटेड कानून हो, जैसे कि डेडिकेटेड फेक न्यूज लॉ है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है और फ्रांस में है। अगर भारत इस तरह का कानून लेकर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनेट पर फेक न्यूज को कैसे रोका जाए, ये सवाल बेहद पेचीदा है और इस मसले पर पिछले कई साल से देश में बहस चलती रही है। इस बार भी नए आईटी नियमों के आने के बाद इस संवेदनशील मसले पर एक नई बहस शुरू हो गई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन नए आईटी नियमों के आने के बाद जो सवाल उठे हैं, इन सवालों से सरकार आने वाले दिनों में कैसे निपटती है। दिल्ली से सुदेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार ने नए नियम जारी किए। मेटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियमों के बारे में घोषणा की है। आपको बताते हैं कि आखिर सरकार के नियम हैं क्या और खेलों की दुनिया में इसका क्या मतलब है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटरों और दिग्गजों के इन विज्ञापनों को लेकर कई लोग सवाल भी खड़े करते रहे हैं। सरकार ने ऐसे गेमिंग ऐप पर नए नियम तय किए हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर बैन लगाने का बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल ऐलान किया था कि गेमर्स को उसकी सालाना कमाई का 30% टैक्स के तौर पर देना होगा। बेटिंग एक तरह से आज से बंद, और जो इलीगल बेटिंग कर रहे थे वो सभी साइट आज से इंडिया में उसका रहना इलीगल होगा। जी, ये महत्वपूर्ण बात है बहुत सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये रूल्स के दो मकसद हैं, हमारे डिजिटल नागरिक को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम इलीगल बेटिंग, और दूसरी ओर हमारे डिजिटल नागरिक में जो युवा शक्ति और युवा स्टार्टअप्स क्रिएट करना चाहते हैं स्टार्टअप्स में ऑनलाइन गेमिंग में, उनको एक तरह से प्रोत्साहन। पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग पर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों के साथ साथ गेमर्स और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ लंबी चर्चा और सलाह मशवरे के बाद इन नए नियमों को अंतिम रूप दिया है। सरकार की मंशा ऑनलाइन गेमिंग में किसी भी तरह की सट्टेबाजी और जुएबाजी को रोकने की है। मंत्रालय का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य अच्छा है, लेकिन इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के दौरान ये बेहद जरूरी है कि इसके दुरुपयोग को सख्ती से रोका जाए। सरकार के इस ऐलान का सीधा मतलब है कि अब इसके जरिए सट्टेबाजी नहीं हो सकेगी। खबरों के मुताबिक अब रियल मनी पर वेजरिंग यानी सट्टेबाजी नहीं की जा सकेगी। ये खासकर उन गेम्स पर लागू होंगे जहां गेमर्स
पैसा लगाकर मुनाफा कमाते हैं। इससे क्या होगा कि बोर्ड को भी फायदा है, रेवेन्यू जनरेट होगा, एक क्लियरिटी हो गई है उसके बारे में कि भाई क्या है, क्या चीज़ लीगल है। प्लेयर्स को भी फायदा है, फैंस को भी फायदा है और अच्छा रहेगा, लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड बैटिंग, तो बहुत बढ़िया है। सेल्फ रेगुलेटरी संगठनों के जरिए इन पर नजर रखी जा सकेगी, लेकिन ये समझने की कोशिश करते हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेम्स पर इसका क्या असर हो सकता है। ऑनलाइन गेम्स दो तरह के होते हैं, गेम्स ऑफ चांस और गेम्स ऑफ स्किल, यानी हुनर का गेम। इसमें गेम्स ऑफ स्किल को वैध माना जाएगा, जबकि गेम्स ऑफ चांस को जुए के तौर पर देखा जाएगा और अवैध माना जाएगा। फैंटेसी स्पोर्ट को वैध माना जाएगा क्योंकि इसमें लोग खिलाड़ियों के रियल वर्ल्ड प्रदर्शन के आधार पर अपनी वर्चुअल टीम बनाते हैं। इसे स्किल और हुनर मानकर वैध करार दिया गया है। इसमें गेमर्स मैच या घटनाओं पर पैसा नहीं लगाते हैं, इसलिए इसे जुआ नहीं माना गया है। देखिए, सब लोग सारे प्लेयर्स हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी लेगेसी होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो किसी अनऑर्गेनाइज ब्रांड के साथ में एसोसिएट करना पसंद नहीं करते। तो जब ये लीगलाइज हो गया और अब जब इसमें टैक्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गई और गवर्नमेंट का अप्रूवल इसमें पूरी तरह से आ गया, तो वो भी पूरी तरह से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, और ज़्यादा क्रिकेटर्स जुड़ेंगे और ज़्यादा फिर इसमें इसकी एक वैल्यू क्रिएशन होगी और फिर ज़्यादा फैंस जुड़ेंगे तो रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो ये अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ। खासकर इन्हीं नियमों के आधार पर ऑनलाइन गेम्स चल सकेंगे, लेकिन सरकार के निर्देश के मुताबिक इस बात का ख्याल रखना होगा कि बेटिंग और गैम्बलिंग यानी जुआ और सट्टेबाजी को कहीं से बढ़ावा नहीं मिल सके। ऑनलाइन गेम और ई स्पोर्ट को लेकर सरकार ने जो नियमों में बदलाव किए हैं, उसके दूरगामी असर हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सरकार को इससे सालाना हजारों करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। यानी ई स्पोर्ट को लेकर सरकार, आम आदमी और खिलाड़ियों के लिए फिलहाल ये एक विन विन सिचुएशन नजर आती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी में पुलिस रिकॉर्ड में जिस युवती की हत्या उसके पिता और भाई ने साल 2014 में की, वो जिंदा होकर न सिर्फ अपने घर लौट आई, बल्कि उसने अपने पिता और भाई को जेल भेजने वालों की पर कार्रवाई की भी मांग कर डाली। मध्य प्रदेश अजब है, गजब है। 13 जून 2014 को कंचनू के छिंदवाड़ा में अपने घर से लापता हो गई। 9 साल बाद वो घर लौटी है, शादी हो चुकी है, लेकिन सरकारी फाइलों में कंचन नहीं, उसका भूत लौट कर आया है, क्योंकि कंचनू के मर चुकी है। पिता और भाई ने उसकी हत्या कर दी। भाई आज भी जेल में बंद है। पिता 1 महीने पहले ही जमानत पर छूटे हैं। ढूंढने लगे हम लोग, ढूंढे तो हमको नहीं मिली। हमने रिपोर्ट लिखाई, पुलिस आई यहाँ पर। पुलिस ने तहकीकात की कि बोले कहाँ गई तुम्हारी बच्ची। मैंने कहा हमको नहीं पता। बोले तुम्हारे रिश्तेदार में होगी। मैंने बोले नहीं है। फिर कहाँ है वो लड़की? जहाँ जहाँ रिश्तेदार वहाँ के फ़ोन नंबर मांग लिए, किसी किसी का फ़ोन नंबर दिए हम लोगों ने। खैर हमको पता ही नहीं लगा, मरेगा न जिया क्या, तो हम क्या बताएंगे। तो उन्होंने ये मामला ठंडा कर दिया। कंचन की गुमशुदगी की जांच सिंगोड़ी थाने में हुई। पुलिस ने कंकाल को भी बरामद किया। 210 हड्डियों का पंचनामा बनाया। कहा ये कंचन की हड्डियां हैं। पिता भाई को आरोपी बनाया और हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सजा भी हो गई। परिजन कह रहे हैं कंकाल उसके रिश्तेदार के हैं। पूरी जगह उनके रिश्तेदारों के ही शव दफन हैं। कंचन शादी कर चुकी है, फिलहाल दूसरे जिले में रहती है। यहाँ बड़ी वहाँ गाड़ी थी, वो खुदवा पुलिस वाले ने। अच्छा, लड़की की शव बता दिया है? जी जी। अच्छा, ये तो हमारे कुटुंब परिवार की कब्र है। हाँ, आसपास जितनी भी है पूरा परिवार ही आपको जी जी। आगर मालवा में रहने वाली कंचन के 2 बच्चे हैं। छिंदवाड़ा लौटकर सबसे पहले थाने गई, ये बताने कि वो जिंदा हैं। जैसे ही आगर मालवा में पता लगा कि उनके पिता और भाई को उसकी हत्या के आरोप में जेल हुई है। मैं यहाँ से गुस्से में थोड़ा चल गई थी, थोड़ा हमारा हो गया था तो चल गई थी मैं यहाँ से। जिसके जाने के बाद मेरी उधर शादी भी हो गई। शादी होने के बाद मैं वहाँ चल गई। एक व्यक्ति भी आया, तेरी वजह से तेरे भाई पापा, तेरी जिया जी, मतलब सब तेरी वजह से वहाँ परेशान है, जेल में है तेरा भाई। जिसके बाद में मैं वहाँ से आ गई। यहाँ आके पूरा मामला मेरे को पता चल गया कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब पुलिस वाले ने उनसे इनको इतना टॉर्चर किया है कि मेरे भाई को मजबूर में उनको बोलना पड़ा कि हाँ मैंने मारा मेरी बहन। अब सवाल पुलिस की जांच पर है। डीएनए रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। 2014 में थाना अमरवाड़ा में एक
363 का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक बच्ची जो है 14 साल की, वो घर से गायब हो गई थी। 2021 में जो है तत्कालीन चौकी प्रभारी के द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें जो है लड़की के भाई और लड़की के पिता ने जो है लड़की को मार करके जो है खेत में दफनाना स्वीकार किया था। जहाँ पे उन्होंने बताया वहाँ पे जो है कंकाल बरामद हुआ था। कंकाल को DNA टेस्ट के लिए भिजवाया था, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। कोर्ट में मामला लंबित है, चालान हम पेश कर चुके हैं और उसमें पिता की जमानत हो गई है, बेटा जो है जेल में है। कल अचानक तथाकथित लड़की जो है वो अपने आप को वही लड़की बता रही है और उसका भी DNA जो है मिलान के लिए भिजवाएंगे और देखते हैं आगे जो जिस तरह से जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस की कहानी के मुताबिक सोनू ने अपने पिता के साथ लाठी से हमला कर बहन की हत्या कर दी थी और शव को घर के पास खेत में दफना दिया था। उसकी बरामदगी भी 2021 में पुलिस ने तमाम गवाहों के सामने दर्शा दी और पंचनामा भी बना दिया। युवती के भाई और पिता से अपराध भी कबूल करवा लिया, मेडिकल रिपोर्ट और तमाम शिनाख्ती दस्तावेज भी बना लिए। तहसीलदार डॉक्टर ने पुष्टि कर दी, अदालत ने सजा भी सुना दी। वैसे तो इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस ने गजब का काम किया। 4 ज्यादा यानी 210 हड्डियां ढूंढ निकाली। ये भी अपने आप में अजूबे से कम नहीं कि 7 साल बाद भी उसे सारी हड्डियां मिल गईं और कोर्ट ने भी इस तथ्य को अनदेखा किया। बहरहाल फिलहाल मुर्दा जिंदा होकर बाहर आ गया है। इंतजार है न्याय के जिंदा होने का। छिंदवाड़ा से अपने सहयोगी विपिन और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 6050 नए केस आए, जबकि 13 मरीजों की मौत हुई है। अब एक्टिव केसेस 28,303 हैं। वहीं रोजाना संक्रमण दर बढ़कर 3.39% हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 926 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव मामलों की कुल संख्या 4,500 के करीब हो गई है। वहीं मुंबई में 24 घंटे में 276 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। फिलहाल मुंबई में कोरोना के 104 मरीज अस्पताल में भर्ती है और पॉजिटिविटी रेट 19% है, जबकि दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 733 नए मामले आए और 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 20% के करीब है। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में उनके राज्य में कोरोना के हालात का जायजा लिया और सुझाव भी दिए। मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोविड नियमों के पालन का प्रसार बढ़ाने पर बात हुई। हमें सतर्क रहना है और अनावश्यक भय नहीं फैलाना है। बैठक में राज्यों से आग्रह किया गया कि 10 और 11 अप्रैल को अस्पतालों में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर समीक्षा बैठक भी करें और सुनिश्चित करें कि सब ठीक ठाक है। साथ ही इस बैठक में सुझाव के तौर पर कहा गया कि राज्य ILI और सारी के मरीजों को लेकर बन रहे हॉटस्पॉट्स की पहचान करें, टेस्टिंग पर्याप्त संख्या में करें और पॉजिटिव सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। चिंता इस बात को लेकर जताई गई कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्टिंग कम हो रही है, लिहाजा RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाएं। ओमिक्रॉन और इसके सब लिनिएज की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। XBB 0.1-0.16 जहां फरवरी में 21.06% सैंपल में देखा गया, मार्च में बढ़कर 35.8% सैंपल हो गया। इसकी वजह से अब तक अस्पतालों में न तो दाखिला बढ़ा है और न ही मरने वालों की तादाद। जोर टीकाकरण को बढ़ाने पर भी दिया गया। कोरोना को लेकर अब मामले जो है अचानक बढ़ने शुरू हुए हैं, तो आपसे बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट ये समझना चाहते हैं क्या ये किसी लहर की दस्तक है? मुझे नहीं लगता कि जो फिलहाल मामले बढ़ रहे हैं उनको हम एक लहर के रूप में देखें। उसकी बजाय कि किसी भी कोविड-19 की लहर को आने में 2 चीजों को देखना होता है। एक तो मामले बढ़े और साथ में उसकी वजह से होने वाली मॉडरेट टू सीवियर इलनेस भी बढ़े। फिलहाल जो वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है XBB.1.16, उसकी वजह से संक्रमण की दर में तो थोड़ा तेजी आई है, लेकिन जो मॉडरेट टू सीवियर इलनेसेस होती है जिसकी वजह से लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होता है, वो इतना नहीं बढ़ा है। वायरस के लिए आकार, प्रकार और व्यवहार बदलना बहुत आम है, लिहाजा आशंकाओं के बीच की ये तैयारी है। मुस्तैद रहेंगे तो महामारी से मुकाबला करना आसान होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।